हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका GK GS में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लेकर आए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन और आंसर आज हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अगर नहीं की बात किया जाए तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, पहली बात। दूसरा बोला है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर। विकास आनुवांशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अगर विकास की बात किया जाए तो विकास जो ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये बात सही है। दूसरी बात, विकास जो होता है वह ऊपर से नीचे की ओर होता है, बात सही है। विकास आनुवांशिक और संप्रेषण से प्रभावित होता है, ये भी बात सही है। विकास जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी होता है। तो इसमें बोला है नहीं है, कौन सा नहीं है? तो विकास जो है एक धारणीय या एक आयामी नहीं होता, क्योंकि विकास की अगर बात किया जाए तो विकास जो है निरंतर चलता है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाला। और विकास एक ऐसे जगह पर यानी परिपक्व जगह पर आके क्या हो जाता है, रुक भी जाता है। इसलिए विकास तो है, निरंतर चलने वाला है, ऊपर से नीचे की ओर होता है और आनुवांशिक संप्रेषण से भी प्रभावित होता है। आनुवांशिक यानी जेनेटिक और संप्रेषण से भी प्रभावित, और सामाजिक संस्कृति यानी हम लोग के समाज में रहने वाले समाज से भी क्या होता है, परिप्रेक्ष्य होता है, इससे भी क्या होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। विकास क्या होता है? एक आयामी नहीं होता। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है शीर्षगामी सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन बोला है शीर्षगामी सिद्धांत किसके लिए, किस क्षेत्र में लागू होता है? अगर शीर्षगामी की बात करें तो बोला है गामक विकास के लिए, भाषा विकास के लिए, संज्ञात्मक विकास के लिए या नैतिक विकास के लिए। अगर शीर्षगामी की बात करें तो हम लोग जानते हैं शीर्षगामी क्षेत्र की अगर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉक्सी मॉडल और दूसरा होता है सिफ्लोकोडल। क्या क्या बताएं? दो गो। एक होता है प्रॉक्सी मॉडल और दूसरा होता है सिफ्लोकोडल। अगर सिफ्लोकोडल की बात किया जाए तो सिफ्लोकोडल जो होता है वह सिर से पैर, यानी किसी का सिर है, सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। वही प्रॉक्सी मॉडल में मध्य यानी नाभि से सभी दिशा में क्या होता है, उसका विकास होता है। तो दो को याद रखना, सिफ्लोकोडल और प्रॉक्सी मॉडल। तो यहाँ बोला गया है शीर्षगामी यानी शीर्ष से सिद्धांत किसके लिए? तो शीर्ष के सिद्धांत जो होता है वह गामक विकास के लिए होता है। किसके लिए होता है? गामक विकास के लिए होता है, यानी जो शीर्ष से पैर की तरफ विकास होता है इसे गामक अंत कहते हैं। अगर और कुछ बात करें तो विकास हम लोग बताएं शीर्ष से पैर की दिशा में भी होता है। शुरुआत में बालक शीर्ष को उठाना सीख जाता है, यानी सिर को सबसे पहली बार जो बच्चा होता है सिर को ही क्या करता है, अस्थिर करता है, यानी उठाता है या संभालने की कोशिश करता है। सिर को उठाता है, बैठना सीखता है, उसके तत्पश्चात जाके चलना सीखता है। मतलब पहले सिर को उठाया, फिर जाके बैठना सीखता है, तब जाके वह क्या होता है, चलना सीखता है। तो ये था हमारे विकास, शीर्षगामी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? अगर भाषा विकास की अवस्था की बात किया जाए तो जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य, बचपन या युवा अवस्था। अगर हम बात करते हैं भाषा विकास की तो भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था विकास के अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सीखने की गति इसमें जो होता है गति वृद्धि होती है, यानी सीखने की गति इसमें बालक में 7 साल जैसे बालक हुआ
आयु के साथ साथ बालक में सीखने की गति में क्या होता है, वृद्धि होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ईयरली चाइल्डहुड। क्या कहते हैं, ईयरली चाइल्डहुड, या इसी को कहा जाता है प्रारंभिक अवस्था। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रारंभिक अवस्था, जिसमें बालक देखता है, प्रयत्न ज्ञान हो जाता है, अपने आस पड़ोस के घर समुदाय से बच्चा सुनकर भाषा को सीखता है। लेकिन अगर सबसे पहली प्रथम भाषा की बात किया जाए जो सीखता है, तो वो अपने फैमिली से सीखता है। उसके बाद वो अपने परिवार से, मतलब फैमिली के साथ साथ माता पिता से सीखता है। उसके बाद जो है उसके परिवार से, परिवेश, समाज से सीखता है, और उसके बाद तब जाके स्कूल और से सीखता है। तो ये क्या हो जाएगा, भाषा का विकास जो होता है सबसे पहली बार क्या होता है, संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, तो प्रारंभिक अवस्था, जिसे हम लोग अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जिसमें 2 से 6 वर्ष 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 4 नंबर, परिवार में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाता है। यानी बोला है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानता कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रारंभिक सामाजिक, द्वितीय सामाजिक, प्रच्छन्न अव्यय सामाजिक या सक्रिय सामाजिक। अगर हम बात करते हैं परिवार की, तो परिवार जो होता है वह प्रक्रिया बच्चे अब व्यक्तिगत पहचाना जाता है, इसीलिए परिवार जो होता है प्रारंभिक सामाजिक होता है। परिवार जब अभी जस्ट बताएं, जो भाषा जो सीखता है बच्चा सबसे पहली बार सीखता है कहाँ, अपने प्रारंभिक सामाजिक से, यानी समाज से ही सीखता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होकर एक कागज की तरह भी होता है। बच्चा क्या होता है, एक तरह से गोरे कागज के समान होता है। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा जो होता है क्या होता है, एक गोरे कागज के समान होता है, यानी गोरे कागज के समान होता है, जिसे कुछ नहीं, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब जाके वह धीरे धीरे फिर सीखता है। तो अगर सामाजिक के कुछ सक्रिय कारण की बात बताएं, सामाजिकरण के कुछ सक्रिय कारक जिसे हम लोग प्रारंभिक बचपन में जो सीखता है, सबसे पहला जो सीखता है वो किससे सीखता है, परिवार से। परिवार के बाद जाके वह सीखता आसपास के पड़ोसी से, फिर स्कूल से, और फिर मित्रगण से वह सीखता है। तो यह हो गया कौन सा, सामाजिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। यानी बोला गया है कि किस अवस्था में लॉरेंस कोहेलबर्ग किस अवस्था चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है, पूर्व प्रारंभिक चरण या प्रारंभिक चरण या उत्तर प्रारंभिक चरण या दूरस्थ प्रारंभिक। अगर लॉरेंस कोहेलबर्ग की अगर हम बात करें तो पारंपरिक चरण, यानी जो पारंपरिक चरण जो था उसी में नैतिक शुरुआती समाज परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। क्योंकि पारंपरिक चरण या पारंपरिक स्तर की बात किया जाए तो नैतिक मानकों को अपने अंतर्कृत करते हैं और उन मानकों का क्या करते हैं, गलत निर्धारण करते हैं, उसी को सहमति बनाते हैं और फिर ध्यान देते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसे नैतिक चरण। क्या कहते हैं, नैतिक शुरुआती सामाजिक परंपरागत होते हैं, जिसमें बालक चिंतन करना शुरू करता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है, बालक समाज के नियम के अनुसार व्यवहार करने लगता है, समाज का अनुमोदन पाना चाहता है, स्वयं को उत्तम लड़का, अच्छा लड़का कहलाना पसंद करता है। इसीलिए इसे कहते हैं पारंपरिक चरण। क्या कहते हैं इसको, पारंपरिक चरण कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारंपरिक चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से पियाजे के सैद्धांतिक चरण को दृष्टिकोण से नई सूचनाओं
को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। मतलब पियाजे के जो है दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है। समायोजन, समाजीकरण, आत्मसात या संगठन। अगर देखिए नई समाज मतलब नई चीज को अगर वो अपने शामिल करना चाहता है तो मतलब क्या करना चाहता है, आत्मसात मतलब खुद पर निर्भर होना चाहता है। इसीलिए क्या करना चाहता है वो, आत्मसात करना चाहता है। क्या करना चाहता है, आत्मसात करना चाहता है। जैसे जीन पियाजे ने कहा था सिद्धांत के दो पदों को उपयोग किया गया, जैसे एक संगठन और एक अनुकूलन। संगठन और अनुकूलन, अनुकूलन मतलब संपूर्ण प्रक्रिया जो दो प्रक्रियाओं में बांटा गया था, आत्मसातकरण और सामंजस्य। मतलब आत्मसातकरण और सामंजस्य में बांटा गया था। इसीलिए जो पुरानी अवस्था यानी नई रचनाओं को ज्ञान में शामिल करते हैं, मौजूदा में ज्ञान कर शामिल करता है, उसे आत्मसातकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द शब्दों के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रयत्नों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती है। मतलब मीना शब्द का प्रयोग करने लगी है, समझने लगी है, लेकिन वह क्रमबद्ध नहीं कर पाती। मतलब समझ जाती है परंतु वह क्रमबद्ध नहीं कर पाती। तो वही पूछा मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है। यानी पूछा गया है कि मीना जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है। तो संज्ञानात्मक पियाजे के किस अवस्था में है। तो अगर पियाजे की अवस्था की बात किया जाए तो पियाजे ने 4 अवस्था बताए थे। टोटल कितने अवस्था बताए थे, 4 अवस्था। पहला जो था सेंसरी मोटर स्टेज, पहला क्या था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा जो था पूर्व संज्ञा यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा जो था प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरा जो था स्टेज ऑफ कंकरेंट। और चौथा जो था स्टेज ऑफ फॉर्मल। अगर पहला स्टेज की बात किया जाए तो 0 से 2 वर्ष, जो कि हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल था। तीसरा जो था मूर्त संग्रह अवस्था 7 से 12 साल, 7 से 12 साल। और तीसरा जो था चौथा जो था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल 12 वर्ष से ऊपर वाला था। तो ये बोला प्याज संज्ञात्मक विकास जिसमें वो अवस्था में क्रमबद्ध नहीं कर पाता, यानी संचरण और क्रमबद्ध नहीं कर पाता, तो इस अवस्था को कहा जाता है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। इस अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। यानी पियाजे के कौन सा अवस्था है, ये दूसरा स्टेज में है, पूर्व संज्ञात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था। तो अगर बात किया जाए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का प्रयत्न किसने प्रतिपादित किया था, तो यह प्रतिभा लेव-वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया था। इसकी कौन किया गया था, समीपस्थ की अगर बात किया जाए लेव-वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया था, जिसे हम लोग ZPD के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं ZPD को, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक परिस्थिति से संपन्न होती है जिसमें स्वयं कोई कर नहीं सकता, अलग अलग उनसे संभावना विकास के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को ही वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा था। यानी सामाजिक परिस्थिति से संपन्न और स्वयं कार्य कर सकते हैं, इन दोनों को जो डिफरेंस अंतर था इसी को कहा जाता है कैसे, ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये किसके ने कहा था, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था, लेव-वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन लेव-वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। यानी लेव-वाइगोत्स्की के
मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। अगर इसकी बात किया जाए तो अधिगम अंतर्मन प्रक्रिया, अधिगम सामाजिक क्रिया, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमवेद या अधिगम के क्रमबद्धता का नियम। तो किसके द्वारा ये कहा गया था कि ले भाई उसके मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। तो इसका जो है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रिया है, यानी समाज से ही एक्ट्रेस हो से सीखता। वही बोला लेवागोस्की ने कहा संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर बल दिया था। किस पर दिया था? सामाजिक और सांस्कृतिक पर ज़्यादा इन्होंने बल दिया था। ये भी ध्यान रखना, लेवागोस्की जो था समाज के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया, बल दिया था, और इसी कारण इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्होंने सामाजिक कारण भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसमें मानते हैं? और यह जो बोला था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वायोस्की ने भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं और शिक्षक और वयस्क की भूमिका को भी स्वीकारते हैं। इसका मानना था कि सहयोगात्मक अधिगम अधिक महत्वपूर्ण, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट दोनों अगर मिल के सहयोग करके अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो ज़्यादा सीखेंगे। इसीलिए इसे कहा जाता है सामाजिक एक्ट्रेशन, मतलब समाज से जुड़े हुए कार्य करना, समाज से साथ यानी जुड़ा हुआ। और भाषा को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व माना था, ये भी याद रखना। इसीलिए कहा जाता है इसे, लेवागोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। इसलिए इसका आंसर कौन सा? अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? कौन सा है? व्यक्तिगत अधिगम का उदाहरण है। तो इसमें बोला निरंतर व्यक्ति प्रतियोगिता का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यक्रम या केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। यानी बोला प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? अगर इसकी बात किया जाए तो यह तो केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना ही सही होता है। यानी निरंतर नहीं होना चाहिए, मौखिक दंड भी नहीं होना चाहिए, एक रूपी मानकीकृत, यह सब क्या है? नेगेटिव शब्द है। और पूछा कि अधिगम का विधि का व्यक्तिगत अधिगम यानी अच्छा होना चाहिए, शिक्षण को बढ़ावा देता है। बढ़ावा कब देगा? जब अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन हो, तो इस पर बल देना चाहिए। इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? 10 का डी नंबर, अधिगम के लिए मूल्यांकन। 11 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पूर्वगामी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्वगामी होना चाहिए। तो इसमें बोला गया है पियाजे के संज्ञात्मक विकास, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत या बेंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं पियाजे की संज्ञात्मक विकास, तो इसका आंसर जो होगा पियाजे की संगत यानी सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी यानी पहले के। इन्होंने कौन बोला था? पियाजे ने ही बोला था कि वास्तविक रूप के बारे में चिंतन करते हैं, यानी जो वास्तविक रूप के बारे में चिंतन और खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और ना ही सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर होता है, बल्कि इन दोनों के अंतः क्रिया द्वारा होता है। यानी पियाजे ने कहा था कि खोज करने की शक्ति और वास्तविक स्वरूप यानी चिंतन करने की शक्ति इन दोनों के अंतः क्रिया द्वारा, यानी जब वह परिपक्व स्तर पर होता है यानी कुछ बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब जाके अनुभव पर निर्भर होता है। यानी दोनों के अंतः क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? दोनों के, यानी परस्पर स्तर और उसके अनुभव के द्वारा जो सीखता है उसे अंतः क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? दोनों के अंतः क्रिया द्वारा होता है। इन्होंने कौन बोला था? यह पियाजे के द्वारा यह बात बोला गया था।
तो 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है जेंडर रूढ़िवादी को रोकने के लिए एक अध्यापक कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। यानी बोला जेंडर रूढ़िवादी, हम लोग जानते हैं जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालकों बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाई दे। अगर जेंडर रूढ़िवाद की बात करें तो हम लोग जानते हैं जेंडर पक्षपात को चुनौती देना सही बात है, क्योंकि जेंडर रूढ़िवादी को खत्म करने के लिए जेंडर पक्षपात की पर बल देना ही तभी समाप्त होगा। दूसरा बोला है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाना। अलग, अगर कोई बालक को हम लड़का को अलग बैठाते हैं या लड़की को अलग बैठाते हैं तो यहाँ जेंडर रूढ़िवादी को हम सही नहीं कर रहे हैं, हम जेंडर रूढ़िवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। यह क्या हो रहा है, जेंडर रूढ़िवादी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, अगर चर्चा करें तो जेंडर रूढ़िवादी पर रोक लगेगा। ऐसे उदाहरण प्रयोग करना जहाँ लड़के लड़कियां परस्पर गैर पारंपरिक भूमिका में दिखाएं, यानी गैर पारंपरिक भूमिका में जब दिखाएंगे कि लड़का लड़की से कम नहीं है, लड़की लड़का से कम नहीं है, तो ये जेंडर रूढ़िवादी को हम बढ़ावा नहीं देंगे, यानी उसके ऊपर रोक। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। 13 नंबर, पारो अपने माता पिता को बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां वह लड़की के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि के सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिलता है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं और खासकर गणित का मापन करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब ब्लॉक को टुकड़ों को अलग अलग नाप दिखाए गए सफलतापूर्वक मापती है और EWS में स्कीम के अंतर्गत पब्लिक विद्यालय में प्रवेश करती है, जहां उन्हें खासकर गणित का काम सामना करने में असमर्थ है। इस विधि के अध्यापक को क्या कहते हैं। पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, पारो को परीक्षाएं देने चाहिए और दोबारा वेतन का बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम को अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रारंभिक बनाना चाहिए। पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए, या पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल में सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। अलग है पाठ चर्चा। अगर हम बात करते हैं पाठ चर्चा अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गणितीय अनुभव को समावेशन करना, यानी पारो जो बाहर में सीखा और जो यहाँ सीखे दोनों को समावेशन करना चाहिए, यानी मिलाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समावेशन करके सीखने में पारो को क्या होगा, हेल्प मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है। देखो ध्वनि लय शब्द अर्थ और सचेतना किस बुद्धि के मूल है। अगर ध्वनि की बात किया जाए या सचेतना की बात किया जाए, यह भाषाई बुद्धि के प्रकार है। कैसा प्रकार है ये, ध्वनि शब्द जो है कैसा है, भाषाई बुद्धि का प्रकार है। यानी लय बोलना चलना ये सब क्या है, ध्वनि हो लय हो शब्द हो, इन सभी का अर्थ क्या होता है, भाषाई बुद्धि के मूल शब्द होते हैं, यानी भाषा के ही ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सा आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। कौन सा आकलन विधि जो है सबसे अच्छा रहेगा। तो बोला है सहयोगी प्रायोगिक कार्य, या एक शब्दोत्तर वाले वस्तु प्रश्न, या मानक परीक्षण, या स्मरण शक्ति। एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सा आकलन विधि अधिक उपयुक्त है, यानी सामाजिक संरचना में जो पढ़ रहा है कौन सा विधि सबसे अच्छा होगा।
सबसे अच्छा जो होता है सहयोग प्रायोजित विधि, यानी सहयोगी प्रायोजित कार्य जो होता है, यानी सहयोग से मिलके, यानी जिसमें हम लोग बोलते हैं सामाजिक संरचनावाद कक्षा, यानी समाज से एक्ट्रैक्ट होते, मतलब समाज से मिलके संरचनावाद सहयोग प्रायोजित, जिसको हम बोलते हैं सहयोग प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, सक्रिय रूप से किया जाता है, ना कि पर्यावरण के निष्क्रिय रूप से प्राप्त होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय रूप से कहा जाता है। चलिए, तो ये रहा आप लोग का 15 क्वेश्चन आज। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।